वेलकम टू आवर चैनल एक्टिव कॉमर्स लर्निंग। सो आपने देखा ही हमारी ये जो सीरीज चल रही है बीएसटी के चैप्टर फर्स्ट की, मैंने मतलब सीरीज इन द सेंस कि मैंने आपको उसको इस चैप्टर को पार्ट्स में समझाया है। आज हमारा थर्ड पार्ट है। आज से पहले दो पार्ट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो आप पहले जाके उसे देखिए, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पे हमने धीरे धीरे इकोनॉमिक्स प्लस क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडीज के पूरे कंसेप्ट कवर होंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। बस आप बने रहे हमारे साथ में, आपको सब कुछ एंड ऑफ द टाइम तक आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल होगा। क्लास 11 सॉरी क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज प्लस मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उससे ज्यादा क्लैरिफाई होगा टॉपिक। अगर आप सीधा थर्ड पार्ट देखेंगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ आए। नाउ, व्हाट इज मैनेजमेंट एज द साइंस? क्यों बोला गया पहले मैनेजमेंट को आर्ट बोला, अब मैनेजमेंट को साइंस बोला? आप सोच रहे होंगे आगे जाके मैनेजमेंट को कॉमर्स भी बोल देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। क्योंकि साइंस क्या होती है? साइंस इज डिपेंडेंट ऑन द, नॉट डिपेंडेंट, साइंस टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल थिंग्स, साइंस टॉक अबाउट फैक्ट्स। सो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, एक सिस्टमेटिकल वे में चलने वाली चीज है। तो आपको पता है कि भाई साइंस है वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है। दिन होता है, दिन के बाद ही शाम होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आज शाम पहले होगी दिन बाद में होगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। समर्स है, समर्स के बाद ही विंटर्स आती हैं, ऐसा मतलब ये एक फिक्स चीज है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में ही राइज करेगा। ठीक है, ये एक फिक्स चीज है, तभी उसे साइंस कहा गया है, क्योंकि वो यूनिवर्सल थिंग्स हैं। एवरी डे हैज अ 24 आवर्स, दीज आर फिक्स्ड। ऐसा नहीं हो कि आज ठीक है मन नहीं है तो 24 घंटे की जगह 48 घंटे कर लेते हैं दिन में। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तभी तो इसे साइंस कहा गया है। तो सेम इज इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में साइंस क्यों कहा गया है? मैनेजमेंट तरीके से साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हमें क्या एक्सप्लेन करती है? जनरल ट्रुथ, ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज, बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के बेसिक फीचर्स क्या हैं? देखो, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज मिलती है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। साइंस कभी भी बिना एक्सपेरिमेंट के बात नहीं करेगी। साइंस हमेशा प्रूव्ड थिंग्स की बात करती है, तभी वो साइंस होती है। साइंस इज ए यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो। साइंस अगर वो हमारे इंडियंस के लिए सेम है तो सेम इज एप्लीकेबल इन यूएसए। Science will never change. Mind it, it's very important point. That is why it is known as universal validity. It is universally valid all over the globe. Management has some characteristics of science. Science के अंदर मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो देखते हैं हम क्या होते हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमने ऊपर पढ़ा, उसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो प्रिंसिपल बेस्ड होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो उसका ये आउटकम आएगा। ठीक है, तभी उसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। मैनेजमेंट हैज इट्स ओन थ्योरी, मैनेजमेंट की खुद की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स हैं दैट हैव डेवलप ओवर अ पीरियड, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्लोली एक्सपेरिमेंट्स करके टाइम के साथ हमें पता चला है। इट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी, इसकी खुद की वोकैबुलरी, खुद के टर्म्स एंड कंसेप्ट्स हैं। आप एसएसटी के अंदर अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो आंसर्स के अंदर, लेकिन आप साइंस के आंसर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप साइंस में ज्यादा अपनी लैंग्वेज यूज करोगे तो वो ब्लंडर हो जाएगा, मतलब बोलना कुछ चाहोगे मतलब कुछ और निकल जाएगा। बिकॉज आपको पता है इंग्लिश ऐसी वोकैब है जिसके एक वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग एंड मल्टीपल सेंसेस हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप अपना मतलब कुछ समझाना चाह रहे हो और समझ कुछ आ गया। इसलिए साइंस के वर्ड्स, जो टर्म्स, जो कंसेप्ट है, वो एज इट इज यूज्ड होते हैं। ठीक है, मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकैबुलरी। कॉमन वोकैबुलरी से वो बात करते हैं, जैसे जो भी बात करना चाह रहे हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। मेटा कम्युनिकेट कुछ भी नहीं हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्यों बोला गया है कि प्रिंसिपल्स किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स कर करके चीजों को सीखते हैं, टेस्ट करते हैं उनको।
ठीक है, रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को कि एक बार जो ऑब्जर्वेशन आई है नेक्स्ट टाइम भी वो आ रही है या नहीं आ रही, कि एक बार गलती से आ गई। मतलब फाइनल आउटकम क्या आ रहा है? देखो, मेडिसिन कोई बनती है, उसके बाद एक बार टेस्टिंग होती है, दूसरी बार टेस्टिंग, जब उस पर मल्टीपल टेस्टिंग होती है, मल्टीपल आउटकम देखे जाते हैं, तब जाके फाइनल आउटकम डिसाइड किया जाता है कि हाँ, ये ऐसी मेडिसिन है, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, उनके आउटकम्स के साथ, है ना। आउटकम्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अभी मैंने पीछे समझाया था, ये यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब इनकी एप्लीकेबिलिटी होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, जरूरी नहीं है वो साइंस के प्रिंसिपल से एग्जैक्टली सेम हो, नहीं। देयर एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि मैनेजमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अलग है, हो सकता है सामने दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मैनेजमेंट अलग हो सकता है। हो सकता है कोई और टी गार्डन के लिए, कोई टी प्लांट है उसके लिए कुछ अलग है, ठीक है, कोई राइस प्लांट है उसके लिए कोई मैनेजमेंट अलग है, कोई एक बिजनेस सर्विस गिविंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मैनेजमेंट अलग है। तो साइंस तो कहा गया है, लेकिन इसकी यूनिवर्सलिटी एप्लीकेबल जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी होती है, लेकिन जरूरी नहीं हो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जो भी एक्सेप्टेबिलिटी है वो ऑल ओवर द ग्लोब नहीं हो सकती, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन इट विल वेरी। तो आप इस बात में कंफ्यूज मत होना। साइंस यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, सॉरी थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, एप्लीकेबल होता है, लेकिन मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली नहीं हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरी जगह पे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, दे विल डेफिनेटली वेरी। आई होप आपको इतना समझ आया। आगे चलते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैंने आपको बोला था कहीं आप लोग सोचो आर्ट आ गया, कॉमर्स आ गया, ये तो स्ट्रीम्स की बात हो रही है, अब कॉमर्स भी, वो साइंस हो गया तो कॉमर्स भी आएगा, नहीं, कॉमर्स नहीं आएगा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आएगा। मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, एक स्किल है, ठीक है। मतलब जो, जैसे हम लोग सीए का कोर्स, सीए करते हैं तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल, समवन बिकम्स डॉक्टर, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से एमबीए करते हैं, तो वो मैनेजमेंट जो हम सीखते हैं दैट इज अ प्रोफेशन, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नोन एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशनल बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो मैनेजमेंट कब आती है? जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशंस आर, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशंस के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब आपके पास प्रॉपर उस चीज को लेके वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऐसे नहीं मतलब सब कुछ ही अलाउड है, नहीं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कोई प्रॉपर उसके साथ में लिमिटेशंस होनी चाहिए, कोई मतलब बैरियर्स होने चाहिए। लिमिटेशंस और बैरियर्स नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना, मतलब पॉलिसीज और रूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एंड सर्विस मोटिव होनी चाहिए, मतलब जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल होने चाहिए। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द exact criteria of a profession, however it does have some of the features of a profession। उसके एक सेम एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं होते प्रोफेशन के, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं प्रोफेशन के उसके अंदर। आई होप आपको ही समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे। Entry of a profession is restricted through acquiring an educational degree। Educational degree के लिए वो restricted होता है, but there is no restriction on anyone being designated as a manager। मतलब आपके डिग्री के लिए जरूर आप applicable, मतलब वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस पोस्ट के लिए उसके लिए भी आप एप्लीकेबल नहीं हो। अगर आपके अंदर वैसे स्किल्स हैं बट डिग्री नहीं है, तो भी तो आप अलाउड हो सकते हो ना। एज अ मैनेजर इन बिजनेस एंटरप्राइज, देखो लिखा हुआ है ना, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर, किसी को भी मैनेजर बोल सकते हैं अगर उसके अंदर मैनेजरेबल एबिलिटीज हैं, उसके अंदर वैसी स्किल्स हैं, चाहे उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन तो भी तो वो मैनेजर कहला सकता है ना। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो जो बात मैं आपको बोल रही थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन वैसी कैपेबिलिटी है, वैसी पोजीशन है, वैसे एक औहदा है उसके पास में, वैसे एक मतलब हम बोल सकते हैं कि एक
प्रोफेशनल एबिलिटी उसके अंदर दिख रही है तो वो मैनेजर बन सकता है, बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसिडर टू बी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। लेकिन बस वही बात आ जाती है कि प्रॉपर आपको एक बनने के लिए मैनेजर तो थोड़ा बेसिक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। व्हाट इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन? ऑल प्रोफेशंस आर अफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसके अंदर क्या होता है, रेगुलेट्स एंट्री होती है, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए। देखो ऑल इंडिया में, इन इंडिया मतलब ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन AIM है, ये स्टैब्लिश करी गई है मैनेजर्स के लिए। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करती है एक्टिविटीज फॉर देयर मैनेजर्स, बट इट इज नॉट असेंशियल टू बी मेंबर ऑफ AIMA इन ऑर्डर टू बी अ मैनेजर। जरूरी नहीं आप उसके मेंबर हो, लेकिन इनके द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट किए जाते हैं जो एक मैनेजर बनने के लिए होने चाहिए। बात करते हैं सर्विस मोटिव। सबसे मेन पॉइंट, मोटिव क्या होता है? सर्विस डिलीवर करना। अपनी मेन मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन है टू सर्व द सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व कर रहे हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, बट इट्स फास्ट चेंजिंग। ठीक है भाई, हो सकता होता है मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मोटिव है, नहीं। एक सर्विस देना, सोसाइटी को वेल सर्व करना सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेज सॉरी क्या हो गया, हाँ, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, टीम अच्छी है, इट इज ऑटोमेटिकली सर्व सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देंगे। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं करता है, देखते हैं क्या है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हैव येट टू ब्लॉसम और डेवलप। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी ब्लॉसम और डेवलप होना बाकी हैं। Thus, management as a profession in India is still in its infancy and its development in moving at slow speed। अभी भी इंडिया में बहुत चीजें लैकिंग है और स्लो गति से ही प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हाँ कर रहा है। बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक ही लेवल पे मैनेजमेंट वर्ड बोल दिया और एक ही बंदा हो गया, मतलब बस यही मैनेज हो रहा है, नहीं। हर चीज का टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे तक की पोजीशन होती है। ठीक है, तो वही बात इधर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। The authority writing in organization flow downwards from a superior to its subordinate। Superior मतलब superior। What do you understand by the word superior to subordinate? Super ऐसे याद रखना है, super ऊपर। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे तक का एक रिलेशन होता है, डाउनवर्ड्स फ्लो करता है, टॉप अथॉरिटी से बॉटम अथॉरिटी तक जाता है। तो दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप, ये क्या होता है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है, बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। एक सुपीरियर को और एक सबॉर्डिनेट को बांध के रखता है। इट गिव्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल देता है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे ऊपर जैसे टॉप लेवल, सबसे नीचे लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्या आता है? देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना CEO CMO, है ना, CSO CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, मतलब सारे टॉप अथॉरिटीज आते हैं टॉप मैनेजमेंट के अंदर, जो सुपीरियर पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन की। देन आते हैं मिडिल। व्हाट डू मिडिल में कौन कौन आता है? देखो मिडिल में आते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, सारे मतलब ऑपरेशनल, ये सारे मैनेजर्स आते हैं। और सबसे लोअर लेवल पे जो है वो कौन आते हैं? वो आते हैं सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर्स, इंस्पेक्टर्स, ये सब चीजें आते हैं, ये सब लोग आते हैं। इसीलिए ये 3 लेवल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो टॉप टू लो मतलब टॉप, मिडिल एंड लोअर, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो करता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट फ्लो करता है। बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की। टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन होते हैं? मैंने अभी आपको पीछे बताया, सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन आता है अभी बताया? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आते हैं। एक पूरी टीम होती है मैनेजर्स की, जो डिफरेंट फंक्शंस, लेवल्स, हेडिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग सब देखती है। कि फाइनेंस को चीफ फाइनेंस ऑफिसर देखते हैं, बाकी मार्केटिंग को चीफ प्रेसिडेंट देखते हैं, मतलब अलग अलग फंक्शन सब लोग अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं। इनका ओवरऑल काम क्या होता है? सॉरी
टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट करना, उनके गोल्स क्या, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या और उनको किस तरीके से अचीव करना है, इन ये सब की प्लानिंग ये लोग करते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट की अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट्स कैसे कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए कैसे करना चाहिए वो ये लोग देखते हैं। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर और सर्वाइवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए देखते हैं। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसकी जो इम्प्लीकेशन होती है उसकी सर्वाइवल के लिए वो भी देखते हैं, मतलब किस तरीके से क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए और किस तरीके से ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, वो चीजें उस डायरेक्शन में सोचा जाता है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसका जो भी इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्स जॉब ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है यार, इनको तो क्या काम होगा, सारा तो इनके नीचे वाले लोग करते नहीं, लेकिन ये सिर्फ देखने की बात है, सोचने की ऐसी, लेकिन मतलब हमारा देखने का नजरिया है, लेकिन अगर आप डीपली देखोगे ना तो आपको दिखेगा सबसे टफेस्ट जॉब यही होती है, क्योंकि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रहे हो, आपका एक डिसीजन कंपनी को ऊपर से नीचे ले जाएगा और नीचे से ऊपर ले जाएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग, लॉन्ग आवर्स, एक ऑनेस्ट रिलेशन मेंटेन करके आप अपने बिजनेस के साथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन से चलोगे तो ही आप एक अच्छी तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाओगे। ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट की। मिडिल मैनेजमेंट एक लिंक होता है किसके बीच में, टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में, मतलब एक मिडिल मैन की जैसे ये काम करते हैं। इसमें देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन में मार्क करी है, इसको भी देखेंगे। दे आर सबॉर्डिनेट टू द टॉप मैनेजमेंट, ये सब मतलब टॉप मैनेज जो मिडिल वाले होते हैं ना, ये मिडिल वाले ये टॉप के तो नीचे होते हैं, टॉप के तो सबॉर्डिनेट होते हैं, ले लोअर के ऊपर होते हैं और लोअर के सुपीरियर होते हैं, ये मतलब समझ रहे हो किस तरीके से, ऊपर वाले के लिए ये नीचे होते हैं तो ये सबॉर्डिनेट हो गए उनके, लेकिन नीचे वालों के लिए ऊपर हो गई तो ये लोअर के लिए सुपीरियर हो गए, तो इसी तरीके से ये मिडिल की तरह काम करते हैं और मिडिल ही होते हैं। मिडिल मैनेजर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान, ये कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना टॉप मैनेजमेंट से, ये सब काम इनका होता है और सेम टाइम पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं सारी एक्टिविटीज की ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब इसमें कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स आते हैं, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट डिविजनल मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, ये सारे मैनेजर्स इसमें आते हैं। इनका मेन टास्क क्या होता है मिडिल मैनेजमेंट का, इज टू कैरी आउट दी प्लान्स, प्लान्स को कैरी आउट करना, उनको फॉर्मुलेट करना टॉप मैनेजर से और फिर उनको इम्प्लीमेंट कराना, उस पॉलिसीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराते हो जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई है, वो मिडिल मैन का काम होता है। इंश्योर करना डिपार्टमेंट के अंदर नेसेसरी पर्सनल होना चाहिए, तो और उनको आपको देखना है कि आप जो प्रॉपर ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो असाइन करते हो एम्प्लॉइज को और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, और क्या देखना है, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, आपको अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है जैसे वो और अच्छा करे, क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे तो अल्टीमेटली जो नाम होगा वो मिडिल मैनेजमेंट का होगा, गोल अचीव होगा, हायर प्रोडक्टिविटी आएगी और डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, ये सारा काम होता है मिडिल मैनेजमेंट का। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, टू कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, अगर वो और डिपार्टमेंट को कॉपरेट करके चलेंगे तो जो फंक्शनिंग होगी वो बहुत स्मूथ और अच्छी होगी और गोल पे अच्छे से और जल्दी से अचीव होगा। आई होप आपको इतना समझ आया है, बाकी का पार्ट हम अपने फोर्थ पार्ट में करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम अपने फोर्थ पार्ट के अंदर चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट में मुझसे पूछिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका ये लाइक शेयर सब्सक्राइब भी हमें एक मोटिवेशन बनता है और अच्छे वीडियोस और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू।